हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैंने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले। और ट्वीट था मीन्स कुछ दिन पहले किया, यस्टरडे किया था। आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस वेरी सून एंड द ट्वीट वाज निफ्टी 30,000 बाय दिसंबर 2026। सो ये 7th अप्रैल को किया था और 7th अप्रैल को नाइट में किया था बेसिकली, जब चीज़ें जैसे ही कुछ समझ में आती हैं अपनी स्टडी के बेस पर। तो अगर सिंगल लाइन में कुछ लिखना हो, तो ट्विटर ही एक ऐसा ऑप्शन है x.com कि वहाँ पर सिंगल लाइन में हम कुछ लिख सकते हैं। बाद में हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर डिटेल में चीज़ें बता सकते हैं। तो इस ट्वीट के बाद काफ़ी लोगों को बातें समझ में नहीं आई कि विवेक भाई, एक तरफ तो वर्ल्ड ओवर मंदी का माहौल है, टैरिफ वॉर है, और इससे पहले पास्ट में जब भी टैरिफ वॉर आई है तो यूएस ने बहुत मंदी की मार झेली है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि 30,000 जैसी बातें करना ये बेकार सी बात नहीं है, नॉनसेंस बातें नहीं है? तो काफ़ी मीन्स और ऐसे में एक और चीज़ होती है, काफ़ी लोग शॉर्ट बैठे होते हैं मार्केट में, और उनकी शॉर्ट पोजीशन बनी होती है। ऐसे में अगर कोई ये कहने लगे कि बहुत ऊपर जाएगी, तो उनको अंदर से दिक्कत होती है कि यार मार्केट तो नीचे जानी चाहिए, ये कौन इंसान है जो ऊपर जाने की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए कि अगर पास्ट में जब भी यूएस ने टैरिफ वॉर की है और उसके बाद में यूएस की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ है, जब 2 बार ऐसा पहले हो चुका है पास्ट में, तो हमें क्या ये लगता है कि थर्ड टाइम भी सेम मिस्टेक को सेम गंदे तरीके से रिपीट किया जाएगा? ये बात बड़ी छोटी-सी समझने वाली है कि अगर आप किसी नौकरी में हो और आपने पहले कोई मिस्टेक की और उस मिस्टेक का आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, और चलो जी कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई। फिर दोबारा भी आपने सेम ही मिस्टेक कर डाली। मिस्टेक दोबारा से हो गई, अब उसको पहली बात तो मिस्टेक नहीं कहते, रिपीट करना क्राइम कहते हैं। लेकिन ये सोचा था कि शायद पहली बार ठीक से नहीं हुआ होगा या चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पाया होऊँगा, इस बार मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन दोबारा से सेम मिस्टेक हो गई और सेम ही आपको हर्जाना पड़ना पड़ा, सेम ही आपको नुकसान हुआ। तो क्या मतलब किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि तीसरी बार भी सेम ही मिस्टेक की जाए और उसको ऐसे ही चलने दिया जाए, और उसके जो हमने एक्शंस लिए और उसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू होता है, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को बिल्कुल भी मीन्स कंसिडर ही ना किया जाए कि इसको ठीक करने की कोशिश की जाए, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए जस्ट बिकॉज़ ऑफ ईगो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। पहली बार मिस्टेक मिस्टेक होती है, दूसरी बार वो एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ, पहली बार जो की थी वो मिस्टेक ही थी, सेकंड टाइम भी सेम ही बेकार रिज़ल्ट आए। लेकिन थर्ड टाइम अगर सेम चीज़ होती है तो वहाँ एक्शंस लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो थर्ड टाइम भी सेम ही रिज़ल्ट आएँगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर चीज़ें ठीक करना अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। और अमेरिका को आज की डेट में अगर किसी कंट्री से डर है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना है, क्योंकि चाइना उनके बराबर होता जा रहा है और कुछ ही सालों में मेबी इन नेक्स्ट 1 डेकेड चाइना अमेरिका की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगा। तो यही तो एक डर है। लेकिन इंडिया का भी चाइना को पता है दैट इंडिया इज़ गोइंग टू ग्रो। लेकिन उसको ये भी पता है कि इंडिया को अभी चाइना बनने में ही 15-16 साल, 17 साल लगेंगे। मे बी 20 इयर्स अगर चीज़ें उतने अच्छे से नहीं चलें, और अगर बहुत अच्छे से चली भी तो भी कम से कम 14-15 इयर्स लगने वाले हैं। तो इंडिया अभी चाइना जितना बन जाए उसके बाद की बात है अमेरिका जितना बनना है। यानी कि कम से कम 25 साल हैं। अगर इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो करता रहे तो अमेरिका के जितना बनने में शायद 25, 26, 27 इयर्स लगेंगे। 30 इयर्स में भी। लेकिन चाइना तो बिल्कुल सामने खड़ा है। तो चाइना से डर है। चाइना को यहाँ थोड़ा-सा दबाने की ज़रूरत है। यही चीज़ें अगर हम देखें तो क्या नज़र आता है कि अ, उसके इम्पैक्ट क्या नज़र आते हैं सबसे पहले, अगर चाइना और यूएस के टैरिफ की बात करने लगें, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकल कर आता है कि मीन्स यूएस ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, और टैरिफ लगाने के बाद में चाइना ने रिटेलिएट किया, सेम टैरिफ चाइना ने लगा दिया। उसके बाद में अमेरिका कहता है कि हम फर्दर 50% टैरिफ लगाएँगे, और चाइना कहता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चाइना रिजेक्ट्स यूएस टैरिफ ब्लैकमेल वाज़ टू फाइट टू द एंड। मीन्स कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और चाइना यूएस कहता है कि जो चाइना के ऊपर टैरिफ है वो 104% तक पहुँच सकता है। 104%, इट्स अ बिग नंबर। इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है? अल्टीमेट इम्पैक्ट ये आ रहा है कि एप्पल इज़ शिफ्टिंग मोर प्रोडक्शन टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम चाइना। Apple may shift iPhone production to India, Apple shifts focus to India, and Apple looks to India। एंड उससे पहले भी अगर हम देखें तो एज ए रिजल्ट
मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ, आपको ठीक से नजर आएगा। एज ए रिजल्ट डोनाल्ड ट्रम्प्स हाइटेंस टैरिफ ऑन चाइनीज गुड्स, एप्पल इज प्लानिंग टू शिफ्ट मोर ऑफ द आईफोन प्रोडक्शन टू इंडिया। और अभी इंडिया के साथ अगर ये रिलेशंस बेटर होते हैं और चाइना से प्रोडक्शन इंडिया की तरफ आता है, तो चीज़ें अलग लेवल पर इंडिया के फेवर में निकल कर आएंगी। और इंडिया ने जो अच्छी बात की है कि इंडिया ने यूएस के साथ रिटेलिएट करने का कोई बात नहीं रखी। इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके साथ रिटेलिएट किया जाए। इवन कुल मिलाकर यूएस के साथ काफी कंट्रीज ने इस यूएस टैरिफ पर बात करने शुरू कर दिया है। यूरोपियन यूनियन सेज इट प्रीफर्स नेगोशिएशन, right? And European Union offered 0 for 0 deal to US week before tariff announcement. Will Trump negotiate tariff? जापान भी कहता है कि हम यहाँ पर बात करने को तैयार हैं। और यहाँ पर 50 से ज़्यादा कंट्रीज कहती हैं कि हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। अगर आप देखो फोर्ब्स में ये न्यूज़ छपी थी 2 दिन पहले, मोर देन 50 कंट्रीज हैव रीच्ड आउट टू व्हाइट हाउस टू नेगोशिएट ऑन टैरिफ। यहाँ पर और उन 50 में इंडिया भी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं है। इंडिया भी है, इजराइल है, वियतनाम है, चाइनीज मीन्स ताइवान है। अगर हम इसको वाशिंगटन पोस्ट को अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पर स्टार्ट रीडिंग फ्री वाला वर्जन ही देखना है इसमें। मुझे समझ नहीं आता इनको क्या लगता है कि अगर ये इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा लोग इनकी वेबसाइट पर आएंगे या कम आएंगे। एक्चुअल में रिजल्ट ये आएगा कि हम किसी और वेबसाइट पर चले जाएंगे। ये सेम मिस्टेक बहुत सारी इंडियन वेबसाइट भी करती हैं, तो ये इनके लिए बेकार है। एनीवेज बैक टू मेन पॉइंट। तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा कंट्रीज हैं और इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया, ये सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पर ट्रम्प ये कहते हैं जैसे कि इंडियन फार्मा पर ये टैरिफ लगाएंगे, तो ये इंडियन फार्मा पर टैरिफ थोड़ी लगा रहे हैं। जो इनके खुद के कंट्री के पेशेंट्स हैं उनके लिए दवाइयाँ महंगी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन ऐसा नहीं है कि 26% या 25% का अगर यूएस ने इंडियन फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा दिया, जो पहले टैबलेट 10 रुपीज़ की आती थी वो अभी 12.5 रुपीज़ की आ जाएगी, यानी या फिर जो टैबलेट $1 की आती थी वो अभी $1.25 की आ जाएगी। तो लोग उस दवाई को नहीं लेंगे। दवाई तो ऐसी चीज़ है कि आप 100 रुपये भी करोगे तो भी खानी पड़ेगी। तो ये एक्चुअल में इंडिया से पैसा नहीं वसूलने की बात है, ये अपनी ही कंट्री के लोगों से पैसा वसूलने की बात है। बट यस, वो भी पॉइंट ठीक है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट पर आप 90% तक टैरिफ लगाते हो तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं कहीं ना कहीं, और उसका रिजल्ट भी ये आ रहा है कि बाकी कंट्रीज भी बात करने को तैयार हैं। अब जैसे हम इंडिया से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो टोटल एक्सपोर्ट ही $2.2 बिलियन का है ऑटो में। तो ये कुछ एक्सपोर्ट है क्या? इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब स्टील की बात करें तो अभी बात कर रहे थे कि स्टील के ऊपर वो अच्छे से यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे, लेकिन आज ही की खबर है ये, सॉरी यस्टरडे की, अप्रैल 8 कि इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन 2024-25 डेटा शोज। अब अगर इंडिया नेट इंपोर्टर है तो इंडियन कंपनीज को कौन सी आग लगी है कि वो वहां पर यूएस में जाकर उसको एक्सपोर्ट करें और इतना टैरिफ ज्यादा पे करें? वो इंडिया में ही अपना कर लेना, तो ये तो इंडिया के लिए और अच्छी बात है। ये डेटा निकल कर आया, इस पे वर्किंग की गई कि भाई कितना इंपैक्ट आया। इस तरह की वर्किंग जनरली तब होती है जब प्रेशर आता है। प्रेशर क्या होगा कि एक बार देखे तो स्टील इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि उसको बाय फोर्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेट इंपोर्टर है। नेट इंपोर्टर है यानी कि जितना एक्सपोर्ट किया और जितना इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो अगर दोनों को नलिफाई भी कर दें फिर भी नेट इंपोर्ट ही कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना यार, इंडिया का माल इंडिया में बेच लो, आपको डॉलर भी बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। तो ये तो अच्छी ही बातें हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, पता है कि वहां पर दवाइयों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 1-2 प्लांट वहां लगाने पड़ रहे हैं तो इट्स ओके। ये बिजनेस का पार्ट है, ये तो ट्रेड का पार्ट है। और एक और बात है कि अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर सस्ता माल बेच पाएंगी तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, इनको स्किल्स लेकर आने पड़ेंगे। अभी तो हो क्या रहा है ऐसी कि यूरोप से गाड़ी मंगाओ 100% टैरिफ लगाकर, तो जो गाड़ी यूरोप में 35 लाख की सेल होती है इंडिया में आकर वो 70 लाख की हो जाती है। जो इंडियन कार मेकर्स हैं वो क्या करते हैं, एक घटिया सी गाड़ी बनाकर 25 लाख की बेचते हैं। उसका इंपैक्ट क्या होता है कि इंडियंस के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो 25 की ही बाय करेंगे, क्योंकि 70 लाख की बाय करने के पैसे नहीं है। अब अगर यहाँ पर इसको फ्री ट्रेड किया जाए और 35 लाख की कार को यहाँ पर 0% ड्यूटी के साथ 35 लाख की बेची जाए
और इंडियंस 25 की बनाए यहाँ पर जो कार कंपनीज हैं, वहां जाकर पता चलेगा कि यहाँ पर 10 लाख एक्स्ट्रा पे करो और क्वालिटी का कोई मीन्स आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ की कंपनीज को तब काम करना पड़ेगा। अभी तो हो क्या रहा है कि मीन्स जिसके ज्यादा नंबर आए उसको आउट कर दो और जिसके बेकार से नंबर आए उसको नौकरी दे दो, कि ये कह के कि ये बेकार है ये अच्छा है। मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता, आप समझ गए हो। तो सेम ही तो चीज हो रही है बाकी कंट्रीज के साथ। इसको फ्री करना चाहिए, तभी असली काबिलियत निकल के आएगी और ये होगा भी। क्योंकि कोई भी कंट्री अगर वो चाइना जितनी बड़ी नहीं है, और चाइना से नीचे सारी कंट्रीज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में खत्म हो जाती हैं। चाइना अकेली कंट्री है जो यूएस के आसपास तक पहुंचती है। तो अमेरिका 35 ट्रिलियन के आसपास है, चाइना 18 ट्रिलियन के आसपास है, उसके बाद जो थर्ड है वो सीधी $5 ट्रिलियन पर है, जिसके आसपास हम भी हैं। तो सिर्फ चाइना ही एक ऐसा एक्सेप्शन रह सकता है जो यूएस से टक्कर ले सके और यूएस को बोल सके हम आपके साथ पूरी तरह से रिटेलिएट करेंगे, जैसी मर्जी वॉर करनी है वैसी वॉर करेंगे, हम अपना माल बाकी अफ्रीकन कंट्रीज एशियन कंट्रीज सब जगह बेच लेंगे, हमारे पास अपनी भी 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, वहां से ध्यान रख लेंगे और आपके जो यूएसडी बॉन्ड्स हैं उनको मार्केट में बेचकर आपकी बैंड बजा देंगे। तो वहां उसके पास चाइना के पास ये ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास ऑप्शंस नहीं है। इंडिया रिटेलिएट कर भी नहीं रहा है इस केस में। इंडिया तो बल्कि क्या कर रहा है कि बात करने पर लगा है, और इंडिया अपनी इकोनॉमी को बेटर करने में जो कुछ कर सकता है उसकी तरफ उसका ध्यान है। जैसे अभी इंडिया ने रेट कट करने शुरू किए हैं, और रेट कट इसने पहले भी किए थे, मैंने इसको लेकर ट्वीट भी किया था, और ये ट्वीट अभी था 3 आवर्स पहले 4 आवर्स पहले, कि अभी एक रेट कट हुआ है, और इससे पहले भी फरवरी में रेट कट हुआ था, और आने वाले टाइम में भी जल्दी ही रेट कट्स होंगे। और उन रेट कट्स का यहाँ पर इम्पैक्ट भी आएगा। इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है होम लोन टू गेट चीपर, और बाकी भी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स और कंपनीज को फायदे होंगे यहाँ पर। तो सारी चीजों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। जब लोन की यहाँ पर ईएमआई सस्ती होती है तो जो एंड कंज्यूमर है उसकी बाइंग पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर लोन कट हो रहे हैं। इंडिया नेगोशिएशन पर लगा हुआ है, उसने रिटेलिएट नहीं किया, फर्दर इंपोज करके बातें करने पर लगा है। यूरोपियन यूनियन वो अमेरिका के साथ बात करने पर लगा है, 0 for 0, यानी कि आप जीरो करो मैं भी जीरो करता हूं सेम प्रोडक्ट पर। बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है। उसके बाद में अमेरिका इस हाई टैरिफ को ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। उसको भी पता है विद इन 2-3 मंथ्स एवरी कंट्री विल कम टू देम कि वो बात करें, और ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाएगा, वहां की खुद की इकोनॉमी पर बैड हिट होगा, और वो साफ साफ नजर भी आएगा। तो ये 2-3 महीने की मैक्सिमम बात है। अब यहाँ पर बात ये आती है विवेक भाई, जो 30,000 यहाँ पर टारगेट लिखा था उसका क्या? 30,000 टारगेट की मैं आपको सीधी सीधी कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि जब भी इस तरह का बड़ा फॉल आता है, बड़ा फॉल की जो भी डेप्थ हमारी होती है, आप ध्यान से समझना, डेप्थ हमारी कैसे काउंट हुई? मैं सबसे पहले एक बार डेप्थ लगाता हूं कि ये हमारी टोटल डेप्थ थी, यानी कि लास्ट टाइम जो हाई बना ये हमारा हाई बना था, और जो ये हमारी डेप्थ थी, तो जितनी हमारी डेप्थ होती है इतना ही उसके ऊपर ये जाता है। आप हमेशा ध्यान से समझना, आप पीछे जितनी मर्जी वर्किंग कर लेना ये सेम आएगा, और टारगेट हमारा ये हो गया। इसके बाद जितना भी ऊपर का पोर्शन है ये हाई फ्लाइंग जोन है, इसमें खतरा होता है, और ये ओवरबोर्ड जोन है। इससे ऊपर का जितना भी एरिया है, यानी कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द ओवरबोर्ड जोन, और ओवरबोर्ड जोन नीचे आता ही आता है वापस से ठीक होने। तो ये हमारा टारगेट आया था इस तरीके से। इससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करने लगे कि इस बड़ी गिरावट के बाद जो लाइफ टाइम हाई था इसके ऊपर ये सेम लेवल तक गया क्या, यहाँ से उठाकर देखें तो ये सेम लेवल तक गया क्या? यस गया। उसके बाद क्या हुआ, ये हाई फ्लाइंग जोन हो गया, उसके बाद में कंसोलिडेशन में चला गया अच्छे लंबे टाइम तक। तो हमारा टारगेट डिसाइड हो गया। इससे पहले यहाँ पर ये अच्छी बड़ी गिरावट आई। हम यहाँ पर भी देखते हैं कि सेम हमारा टारगेट इस तरह से अचीव हुआ क्या। ये हमने डेप्थ लगाया, इसके ऊपर इसको प्लॉट किया, लाइफ टाइम हाई से ऊपर प्लॉट किया, सिंपल, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये टारगेट हमारा अचीव हो गया, और उसके ऊपर ये फिर हाई फ्लाइंग जोन मीन्स ओवरबोर्ड जोन हो गया, और ये कंसोलिडेशन में चला गया। तो उसके बाद कंसोलिडेशन में जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं जाता है। इससे पहले हम देखें तो दिस पर्टिकुलर ये हमारा डेप्थ से हमने पिक किया, और पिक करके हमने इसको ऊपर लगाया, और यहाँ पर ये टारगेट अचीव हो गया, और टारगेट अचीव होने के बाद में फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, और इसके ऊपर का एरिया हमने ओवरबोर्ड जोन माना। इससे पहले हम इसको भी ले सकते हैं, जो टोटल वाला था इसी को हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं। आप समझ रहे हो कि 2008 वाले पूरे फॉल को हम इस तरीके से पिक कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों फॉल सेम ही थे, यानी कि डेप्थ अलग अलग थी लेकिन लाइफ टाइम हाई सेम था, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसको हमने उठाकर पिक किया, और इसको पिक करने के बाद में आप देखोगे तो ये टारगेट भी अचीव हुआ। हम इसको वीकली चार्ट पर देख सकते हैं, ज्यादा
अच्छे से क्लैरिटी के साथ नजर आएगा। और यहाँ पर देखें तो ये हमारा टारगेट अचीव हो गया और उसके ऊपर का ये ओवरबॉट जोन फिक्स हो गया। तो सेम ही चीजें अब हमें नजर आती हैं, क्योंकि अभी भी सेम डेप्थ बन चुकी है और यहाँ पर जो डेप्थ भी बनी है उसका जो टारगेट निकल कर आता है, अगर हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर रखें तो ये 30,000 निकल कर आता है और उससे कम नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 30,850 नजर आता है। अब लोग कहाँ डरे थे, क्योंकि 30,000 जैसे मैंने बोला, मैं आपको एक चीज बताता हूँ और मैं आपके सामने इस चीज को, आप इसको कन्फेस कहें करना या कुछ भी बोलें, ट्विटर पर जब भी कोई बदतमीजी करता है ना, या कोई गंदे वर्ड्स यूज करता है या अब्यूजिव वर्ड्स यूज करता है, तो मेरे पास उसको समझाने का मन नहीं होता। वैसे भी जो गाली देने वाले लोग हैं उनको समझाया नहीं जा सकता। वो अंदर से इतने नेगेटिव, इतने बीमार, इतने यहाँ पर अनब्लेस्ड हैं, इतने कर्स लोग हैं वो, कि मेरी छोटी सी एनर्जी उनके कर्स को दूर नहीं कर सकती, उनका लाइफ में कुछ हो नहीं सकता। जो दूसरों को गाली देता है उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं सिंपली क्या करता हूं, उनको ब्लॉक करता हूं, दैट्स इट। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी मेरे ट्विटर पर आकर मेरी ट्वीट को रीड करके मुझे एब्यूजिव वर्ड्स यूज करना मीन्स तुम्हें क्या मिलने वाला है इस चीज से, और मैंने आपको समझाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन फिर भी मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी लाइफ में ऐसे ही करना चाहिए। जो नेगेटिव लोग जबरदस्ती आपके घर को नॉक करके आपके घर में घुसे और आके कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू करें, उनके साथ मुंह नहीं मारो, उनको कुछ नहीं कहो। चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड्स उठाओ और उनको बाहर फिकवा दो और उनको बोल दो सिक्योरिटी गार्ड्स को, दोबारा नजर आए तो निपटा देना इनको। तो सेम ही काम मेरे पास ट्विटर पे यहाँ पर बचता है। जो लोग आकर उल्टा सीधा बोलते हैं, सिंपल सा मेरे पास ऑप्शन है, एक अच्छा सा ऑप्शन दिया हुआ है ट्विटर ने, ब्लॉक दोज पीपल नॉट टू सी देयर फेसेस अगेन एवर इन द लाइफ। तो मैं ये चीज करता हूँ और यही करना एक सफाई भी कहते हैं, वही समझदारी भी होती है कि जितने लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पर खुद को फॉलो करते हैं ना, वो अपने से हों। मुझे इस चीज की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मेरे 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन फॉलोअर्स हों ना। इतने सारे लोग वैसे भी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि ईश्वर का ये नियम ही नहीं है। रिच लोग बहुत ज्यादा होते ही नहीं है। तो अगर 20, 30, 50, 60, 100 मिलियन अगर लोग आ गए, 10 करोड़ लोग आ गए, सोचने लगे कि ये 100 करोड़ मीन्स 10 करोड़ लोग अल्ट्रा रिच बन जाएंगे, तो 10 करोड़ अल्ट्रा रिच किसी कंट्री में होते ही नहीं है, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो। तो ये ईश्वर का नियम ही नहीं है। यहाँ पर बॉस कुछ होते हैं और जो नीचे टीम में होते हैं वो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर जो घर भी बनता है ना, कोई बिल्डिंग भी बनती है, तो उसका मालिक एक होता है, लेकिन काम करने वाले हजारों लोग होते हैं। ये कुदरत का नियम है। लेकिन इस नियम में एक अच्छी बात क्या है कि कोई भी नीचे से निकलकर अपनी मेहनत से, ब्लेसिंग से, ईश्वर की आराधना करके, अच्छा बिहेवियर लाकर, अपने स्किल्स को डेवलप करके, कम खर्च करके, ज्यादा सेव करके, इन्वेस्ट करके अपने आप को मालिक तक पहुंचा सकता है। यहाँ पर जितने भी आप फॉलोअर्स हो, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो और जितनी भी वीडियोस को आप देखते हो, अपने आप को उस कर्ज वाले माहौल से निकाल कर ऊपर लेकर आओ। रिच लोगों से सीखो। रिच लोगों को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। ईश्वर आपको वही बनाएगा जो आप बनना चाहते हो। अगर आप रिच लोगों से जलते हो, किलसते हो, तो ईश्वर को पता चल रहा है कि इनको रिच पसंद नहीं है, इनको रिच मत बनाओ। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिच बनना है तो रिच को रेस्पेक्ट दो, गरीब बनना है तो गरीब को रेस्पेक्ट दो। लेकिन रिच गरीब को रेस्पेक्ट देगा तो उसमें कुछ गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। यहाँ पर रेस्पेक्ट देने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है उनके अगेंस्ट जाने की, यहाँ प्रॉब्लम है उनको कर्ज करने की, यहाँ प्रॉब्लम है उनको एब्यूजिव वर्ड्स यूज करने की, उनको हॉस्टाइल बनाने की, उनके अगेंस्ट जाने की। यूनिवर्स के यहाँ पर माहौल को समझो। जो राजा बनना चाहता है वो राजा की इज्जत करता है। जो ऑफिस में बॉस बनना चाहता है वो अपने बॉस की इज्जत करता है। कोई भी वो लोग बॉस नहीं बना करते ऑफिस में जो बॉस को गालियां देते हो। यूनिवर्स सुनता है इन सब बातों को, इन सब बातों को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर टेक्निकल मैंने आपको साफ साफ बताया। यहाँ एक और पॉइंट है, जब भी आज तक इंडियन हिस्ट्री में लोअर सर्किट लगे हैं, वो भी एक बड़ी गिरावट के बाद, ये लोअर सर्किट था यहाँ पर 5% का प्री ओपनिंग में, जब यस्टरडे से और ये नीचे खुला था, ये 5% का लोअर सर्किट था और स्मॉल कैप में 10% का लोअर सर्किट था। जब भी एक बड़ी गिरावट के बाद, ध्यान से समझना, जब भी एक बड़ी गिरावट के बाद नीचे लोअर सर्किट लगे हैं, उसके बाद में मार्केट उससे नीचे नहीं जाती है, मार्केट वहां से रिकवर करती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ पर लोअर सर्किट एक लास्ट अटेम्प्ट होता है ऑपरेटर का रिटेलर्स के पॉकेट से शेयर्स को सस्ते भाव पर लेने का, और रिटेलर्स यहाँ पर फंस जाते हैं और
उनको स्टॉप लॉस लगाकर या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की वजह से टॉप अप नहीं करके मार्जिन फंड्स को यहाँ पर मजबूरी में बेचना पड़ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा ग्रीडी लोग हैं यहाँ पर वो भी फंसते हैं, जो जरूरत से ज़्यादा दिमाग वाले हैं स्टॉप लॉस वाले यहाँ पर वो भी फंसते हैं, जो उससे भी ज़्यादा दिमाग वाले हैं एफ एंडो वाले वो भी यहाँ पर फंसते हैं। यहाँ जो सिंपल लोग हैं दुकानदारी समझते हैं, इसको बिजनेस समझते हैं कि आज पैसा लगाया, अच्छा माल लेकर रखा, जब ग्राहक आएगा 20-30% 20-30% प्रॉफिट देने पर तब यहाँ से उसको बेचेंगे, फिर नया माल ले आएंगे। अगर मार्केट इस बीच में 15 डेज बिकॉज ऑफ एनी रीजन बंद हो गई तो कोई बात नहीं, जब खुलेगी तब माल बिकेगा। जिनको घबराहट नहीं है, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, जो सेंसिबल तरीके से अच्छी चीजें पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा सा कुछ आइटम, थोड़ा सा कुछ आइटम, थोड़ा सा कुछ आइटम वैसे लेकर चलते हैं। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो 30,000 का मैंने पॉइंट बताया, मार्केट वहीं जानी है। कब तक जाएगी? मे बी 1 ईयर, मे बी 1.5 ईयर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। आप इस चीज को भी बैक टेस्ट करना। और यूएस के साथ बातें सारी की सारी, जो कंट्रीज अपने आप को यूएस जितना नहीं मानती वो सब बात करने आएंगी, और यूएस भी इसी चीज के लिए तैयार बैठा है। जो आंखें दिखाएगा चाइना, शायद उसको अपना ही नुकसान करना पड़ेगा। एक लिमिट के ऊपर जब इंसान टॉप कैटेगरी में पहुंचता है तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। चाइना हैज दैट उस चीज को क्या कहेंगे कि चाइना हैज that much money that he can fight with US, but India doesn't have that much of money. तो इंडिया उस मूड में भी नहीं है, और ये अच्छी बात है। इंडिया को इस पूरे गेम में फायदा ही होना है, यहाँ नुकसान होता कुछ नजर नहीं आ रहा है। और बाकी टाइम आपको अपने आप बताएगा। आई कैन सेंस ऑल दीज थिंग्स। शायद लास्ट 20 ईयर्स से मार्केट में हूँ, और लास्ट 30 ईयर्स से पैसा कमा रहा हूँ लोगों के साथ डील करके। व्हेन आई वाज 13 तब कमाना शुरू किया था। आई एम 43 नाउ, और अभी तो पूरी ज़िंदगी बड़ी है, और सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, लोगों को समझते जाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट में अच्छे बड़े पैसे कमाने हैं। अपने से बड़ों को एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करना बंद करो, वरना ईश्वर कभी बड़ा नहीं बनाएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।